But first a minute of revision of the yesterday's lecture, जहां पर हमने दो लास्ट केसेस किए थे, पहले उसके ऊपर एम्फेसिस डाल देते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं. सो जो लास्ट लेक्चर के दो इंपॉर्टेंट केसेस थे, इंपॉर्टेंट तो पूरा ही लेक्चर था, पर जो लास्ट टू इंपॉर्टेंट केसेस थे, दिस वाज अ केस वन जो कि हमने डिस्कस ऑन करा लास्ट टू केसेस में से केस वन. अब इसकी लैंग्वेज अगर आप देखें, वैसे तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व है, पर लैंग्वेज अगर आप देखें तो किस तरीके से होगी, दैट अ conducting rod PQ is moved parallel to the current carrying wire, है ना. दिस इज द करंट कैरिंग वायर, और जो रॉड हमारी PQ है उसको हमने कैसे मूव अपॉन करा है, दैट इज मूव्ड पैरेलल टू द करंट कैरिंग वायर while the rod is kept perpendicular to the current carrying wire. ये इस तरीके के लैंग्वेज क्वेश्चन में होगी. रॉड किस तरीके से रखी है, परपेंडिकुलर टू द वायर, और उसको मूव कहां पे करा है, पैरेलल टू द वायर. सो ऑफ कोर्स यू विल बी एबल टू डिकोड इन द क्वेश्चन, और फिर आप इसको सॉल्व कर लोगे, और इस तरीके से हमारा इसका रिजल्ट डेवलपमेंट हो गया था. अब दूसरा जो केस है उसको अगर आप चेक ऑन करते हो, द सेकेंड केस. सो इन द सेकेंड केस अब लैंग्वेज क्या होगी इस वाले केस में, द वायर इज केप्ट पैरेलल टू द करंट कैरिंग वायर. ठीक है ना, the wire is kept parallel to the current carrying wire and then translated perpendicular to the current carrying wire, right? तो of course आप लैंग्वेज को डिकोड कर सकते हैं, और फिर उसके हिसाब से किस तरीके से रिजल्ट डेवलप हुआ वो भी हमने कल के लेक्चर में चेक ऑन कर लिया है, लास्ट लेक्चर में मतलब. सो नाउ अब हम इन दोनों रिजल्ट को यूज करके और कुछ और फैक्ट्स को यूज करके, विच पर्टिकुलर फैक्ट, that EMF is supposed to be equal to in fact BL into V perpendicular, और जिसको हमने डिकोड करा था, that basically B, L and V, all the three must be mutually perpendicular. It is just not about कि L और V आपस में perpendicular होने चाहिए. B, L and V all are mutually perpendicular. उसके लिए हमने मेहनत करके पहले तो ये रिजल्ट बनाया था via the electromagnetic forces, Lorentz force के थ्रू, that is minus of V cross B dot dl, and then after a little bit of understanding हमने इस रिजल्ट को यूज कर लिया था. उसके लिए हमने राइट हैंड पाम रूल को भी यूज करा हुआ है कि जो परपेंडिकुलर टू द पाम होगा, दैट इज गोइंग टू गिव अस द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट इफ इट इज देयर, और अगर नहीं है तो इट इज गोइंग टू गिव अस द डायरेक्शन ऑफ द हायर पोटेंशियल. बैटरी बनेगी, that will be the potential difference which is generated. तो उसके अंदर कौन सा हाई पोटेंशियल होगा, कौन सा लो पोटेंशियल होगा. तो उसका भी एक तरीका सा मतलब हमने अगर दिमाग में फिट करके रखना है, जैसे हमने पहले रखा हुआ है कि अगर एक क्रॉस फील्ड है और एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और वो उस क्रॉस फील्ड में मूव करता है, सो द पाथ इज अ सर्कल एंड इट मूव्स इन एन एंटी क्लॉकवाइज सर्कल. हालांकि हम हैंड रूल्स लगा के बता सकते हैं कि क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा, पर काइंड ऑफ हमने अपने दिमाग में एक रेफरेंस रखा हुआ है. सो इन द सेम आइडिया, इन द सेम सेंस, यहाँ पर भी हम एक तरीके का रेफरेंस रख सकते हैं अपने दिमाग में, दैट इफ दिस इज अ रॉड and this is in a cross field, which kind of the field, a cross field, and moving towards the right, so then the upper end is supposed to be at a high potential and the lower end is supposed to be at a low potential. So this will be the equivalency of this, which is equal to your BLV. So kind of one figure in the mind, हमेशा एक फिगर अपने दिमाग में रखना ठीक रहता है. So this is how we can keep the figure in the mind. इसमें से कोई भी चीज बदलती है, V towards the left हो जाता है, तो फिर ऊपर वाला पोटेंशियल जो होगा वो लो हो जाएगा. वो आप ऑफ कोर्स किसी भी समय राइट हैंड रूल से फोकस करके चेक कर सकते हैं, राइट हैंड पाम रूल से, बट काइंड ऑफ वन फिगर शुड बी केप्ट इन अवर माइंड एज अ रेफरेंस. सो दिस इज काइंड ऑफ अ रेफरेंस फिगर फॉर यू, और ये काफी क्वेश्चंस में इस तरीके की फिगर आपको दिखेगी. बाकियों में आप उसके हिसाब से इंटरप्रेट कर सकते हैं या हैंड रूल्स को अप्लाई कर सकते हैं. सो दैट्स माय memory figure for you, right? This is my memory figure for you to keep it alive in your mind. Now, keeping these things alive, जो कि मैंने आपके साथ अभी रिवीजन मोड में डिस्कस करी, and so as a promise that I will be opening up with this particular question, जिसके अंदर मेरे पास लूप होगा. So I have loop, तो मैं दो तरीके के लूप डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे. First of all, pay attention on the figure B in this. अब जो फिगर B है इसके अंदर जो लूप है, it is moving towards the right. Where it is moving towards the right. तो मुझे इसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट को चेक इन करना है. सो लेट मी चेक इट आउट. सो ये जो डिस्टेंस है इस इंस्टेंट पे, लेट्स से दैट इज सपोज्ड टू बी ए, और ये जो डिस्टेंस है इट एट दिस इंस्टेंट इज सपोज्ड टू बी बी.
फाइन, एंड आई नीड टू फाइंड इंड्यूस ईएमएफ। तो मैंने क्या करा, इसको नाम दे दिया ए बी सी डी, और फिर मैंने इसकी साइड्स चेक करी तो पता चला एक तो ए बी वाली साइड में ईएमएफ नहीं आएगा। द रीजन आपको मेरे को दोनों को पता है, क्योंकि जो लेंथ है वो वी के पैरेलल आ रही है। क्या आ रही है? पैरेलल आ रही है। और पैरेलल जब होता है तो फिर इंड्यूस ईएमएफ नहीं आएगा। ये हम बहुत बार डिकोड कर चुके हैं, अब आपके लिए आसान हो चुका है ना। इसमें डॉट प्रोडक्ट देख रहे हो ना क्रॉस प्रोडक्ट देख रहे हो, हालांकि मेन फॉर्मूले में दोनों चीजें हैं, और हमने अपना जीवन बहुत आसान कर लिया। एंड ऑन द सिमिलर नोट, जो डीसी वाली वायर है उसमें भी नहीं आएगा इंड्यूस ईएमएफ। रीजन क्योंकि फिर से कंडीशन सेम है, that the length is parallel to v। so बाकी जो दोनों हैं उनमें तो आएगा। तो अब सबसे पहले ये देखते हैं कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किधर है। सर ये तो बहुत बार हमने करी हुई है। सो थंब अक्रॉस द करंट एंड कर्लिंग टुवर्ड्स द राइट, so which means that there is supposed to be the cross field over here, right? There is a cross field over here. Excellent, sir. Of course it's a non-uniform field because a current carrying wire always generates a non-uniform magnetic field. Formula भी आपको पता है, that is mu naught upon 4 pi into twice of I upon R. So it's a non-uniform field, we know that. Which means that AD वाली ब्रांच पे और BC वाली ब्रांच पे EMF की वैल्यू सेम नहीं आएगी। तो पहले तो मैंने इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना लिया है, तो वो इक्विवेलेंट सर्किट ये बनेगा। दिस इज गोइंग टू बी द इक्विवेलेंट सर्किट इन दिस। और अगर कोई रेजिस्टेंस हुई तो वो हम एक्स्ट्रा एड अप कर लेंगे इसके अंदर। सो वो भी एड अप कर लेते हैं अगर रेजिस्टेंस है तो। सो लेट्स से देयर इज अ रेजिस्टेंस, सो द सर्किट शुड बी लाइक दिस इवेंचुअली। आप बोलोगे सर आपने कैसे डिसाइड करा कि ऊपर वाला हाई पोटेंशियल पर है? तो बेटा अभी मैंने पीछे आपको एक रेफरेंस डायग्राम दिया था, जिसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि BC जो पार्ट है उसके अंदर EMF किस पे पॉजिटिव किस पे नेगेटिव आएगा। बी वाली साइड पे पॉजिटिव, सी वाली साइड पे नेगेटिव आएगा। नहीं तो हम राइट हैंड रूल यूज कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड मतलब क्रॉस, थंब टुवर्ड्स द राइट। सो जो पाम परपेंडिकुलर है किधर पॉइंट करेगा? बी पे पॉइंट करेगा। और सिमिलर सेंस में जो एडी वाला पार्ट है उसमें भी जो पॉइंट ए होगा वो हाई पोटेंशियल आ जाएगा। लेकिन ये जो दोनों EMF जनरेट हो रहे हैं दोनों इक्विवेलेंट नहीं है, सेम नहीं है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट है। सो कौन सा स्ट्रांग होगा? सो प्रीटी क्लियर, E1 की वैल्यू E2 से ज्यादा होगी, क्योंकि E की वैल्यू BL भी है और L सेम है दोनों पे। दिस इज अ लेंथ फॉर बोथ ऑफ देम। वेलोसिटी दोनों पे सेम है। द ओनली डिफरेंस इज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, जो कि डेफिनेटली क्लोजर पॉइंट पे क्या होगी, जो क्लोजर पॉइंट पर होगी दैट विल बी स्ट्रॉन्गर, राइट? सो AD वाले पार्ट पे वो क्या रहेगी? स्ट्रॉन्गर रहेगी, करेक्ट है। सो द वैल्यू फॉर द net EMF over there is supposed to be equal to E1 minus of E2. अब जो E1 की वैल्यू है वो कितनी है? That is equal to B1 L into V। और E2 की वैल्यू कितनी है? That is B2 L into V। और करंट डेफिनेटली इस डायरेक्शन में मूव ऑन करेगा। So therefore when you are going to check in the value for the induced current, तो should be equal to E upon R, तो should be equal to B1 minus B2 into L into V upon R। और डायरेक्शन भी आपको पता चल चुका है, that is clockwise। That's so convenient way of handling a question। And since you are wise enough कि आप मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लोगे, so will be mu naught upon 4 pi into 2I upon पहले डिस्टेंस कितना है A, एंड माइनस बाद में डिस्टेंस कितना हो जाएगा? A plus B, जो लोकेशन ऑफ द सेकेंड वायर है वहां पे। So minus mu naught upon 4 pi into twice of I upon A plus B and into L into V upon R is the value for the induced current। आप थोड़ा बहुत उसको और reduce कर लोगे। mu naught upon 4 pi into twice of I कॉमन आ जाएगा, will be A plus B minus of A divided by A into A plus B and into L into V upon R will be the result। इसमें ये cancelled out है and the rest is your result, mu naught upon 2 pi, एक 2 कैंसिल करके I into B into L into V upon A into A plus B and I have too many terms inside it, right? But the idea is not difficult, है ना? बहुत आसान सा आइडिया हो गया, बहुत इजी तरीके से हमने क्वेश्चन को हैंडल आउट करा है। That's what is electromagnetism, कि आप इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट को फॉर्म कर पाए, and that's what we have done over here. Happily we have done it. Okay, so this is one of the two cases which I promised you, and the second case is supposed to be coming across your way. This is the second case which is coming across your way. Now, how can the language of the question be? पहले वो भी तो important होती है ना, कई बार आप कहते हैं कि सर लैंग्वेज इंटरप्रेट नहीं हो पाई, है ना? So language of the question क्या है कि हमारे पास एक rectangular loop है and it is kept in the same plane as of the
करंट कैरिंग वायर, है ना। तो द रेक्टेंगुलर लूप इज प्लेस्ड इन, ऑफ कोर्स इट हैज टू बी अ कंडक्टिंग रेक्टेंगुलर लूप, ये बात हम क्लियरिंग कर चुके हैं बहुत पहले, is placed in the same plane as of the long current carrying wire, correct है ना, and is moved parallel to the current carrying wire. This is how it is moved, ठीक है ना, किस तरीके से मूव कर रहे हैं, it is moving in a direction which is parallel to the current carrying wire, so this is how it is supposed to be moved. और साथ में लिख देते हैं as shown in a diagram, तो कोई कंफ्यूजन ना हो ना बिल्कुल भी। सो डायग्राम साथ में कॉम्प्लीमेंट्री है आपको, जिससे आपको पता चल रहा है कि किस तरीके से क्वेश्चन की लैंग्वेज फ्रेम्ड अप है, और शायद आपको फिर हिंट लग जाता है कि क्वेश्चन को किस तरीके से वर्क अपॉन करना है। अब मान लो कि हमने इसको ABCD लूप का नाम दे दिया। अब ये वो क्वेश्चन नहीं है, ये ऐसा क्वेश्चन आपको मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में भी आता है, जिसमें जो सेकंड लूप है उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा होता है। तो फिर क्वेश्चन क्या पूछता है कि ये लूप और ये आपस में अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, या फिर क्वेश्चन ये पूछता है कि नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन कितनी होगी, है ना। तो वो भी क्वेश्चन है, पर यहाँ पे सेकेंड लूप के अंदर कोई अभी फिलहाल पहले से करंट नहीं है, हाँ बाद में करंट आएगा, और जब करंट आ जाएगा तो फिर उसके फ्यूचर में ये आपस में अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, वैसा क्वेश्चन भी बन जाएगा। तो आप समझ सकते हैं स्टेज ऑफ द क्वेश्चन क्या होगा। समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? आपको समझ में आ रही होगी जो मैं कहना चाह रहा हूं। फिलहाल क्या हो रहा है, जो लूप है रेक्टेंगुलर लूप, उसमें कोई करंट नहीं है, लेकिन इस एक्टिविटीज के जब आप उसको मूव कराएंगे तो उसके अंदर करंट आएगा, और जब उसके अंदर करंट आ जाएगा तो फिर वो करंट कैरिंग वायर के साथ में इंटरैक्शन शो करेगा, द मैग्नेटिक इंटरैक्शन। क्या मजेदार बात है ना, राइट। सो ऐसा नहीं लगता कि हम टाइम फ्रेम में पीछे जा रहे हैं, मतलब कोई आर्टिकल पढ़ा हुआ है अब उसके पीछे की कहानी भी देख रहे हैं शायद। सो लेट्स चेक दिस आउट, आंसर निकालते हैं इसका। तो BC जो पार्ट है, कौन सा पार्ट, BC पार्ट, इसमें कोई भी EMF नहीं डेवलप होगा। रीजन बहुत क्लियर है, क्योंकि ये जो लेंथ आ रही है वो V के पैरेलल आ रही है, विच इज नॉट अलाउड माय डियर। एंड सिमिलरली जो AD वाला पार्ट है, उसमें भी जो लेंथ आ रही है वो V के पैरेलल आ रही है। सो आई थिंक हमारे बनाए हुए कॉन्सेप्ट के हिसाब से दैट्स नॉट फिटिंग इन। सो इसका मतलब जो भी EMF आनी है वो किसमें आनी है, AB और CD में आनी है, राइट, यू हर्ड इट राइट। किसमें आनी है, AB और CD में आनी है। और अब आपको देखना पड़ेगा कि AB में EMF ज्यादा आएगी या CD में EMF ज्यादा आएगी, और पोलैरिटी क्या रहेगी, सारी बातें आपको देखनी पड़ेगी। तो पहले तो मैंने चेक करा कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, तो पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरीके से आ रहा है, दैट इज अ B, एंड ऑफ कोर्स अ B इज वेरिएबल, है ना। B वेरिएबल है, हर जगह पे वेरी कर रहा है, और उसका जो फॉर्मूला है दैट इज μ0/4π इनटू ट्वाइस ऑफ I/R होता है। फाइन है, अंडरस्टूड है। तो जो AB वाली पार्ट है उसके अंदर माइक्रो बैटरीज बन जाएंगी। माइक्रो बैटरीज का मतलब क्या होता है, देखो इस वाली लेंथ पे एक बैटरी बनेगी, इस वाली लेंथ पे बैटरी बनेगी, सारी माइक्रो बैटरीज होंगी। व्हाई इज अ माइक्रो बैटरीज, क्योंकि सब पे EMF की वैल्यू डिफरेंट आएगी। अच्छा, तो इसको माइक्रो बैटरीज बोल सकते हैं। उसी तरीके से जो नीचे वाला पार्ट होगा, CD वाला पार्ट, उसके अंदर भी माइक्रो बैटरीज बन जाएंगी, है ना। ऐसे नहीं करते थे जैसे हम सेल के कॉम्बिनेशन से बैटरी बना लेते थे, तो सेम तरीके से होगा, छोटी छोटी बहुत सारी बैटरीज बनेंगी, फिर आप उसका नेट EMF लिख लोगे, सारे के सारे आपको सीरीज में दिख जाएंगे, लेकिन सबकी वैल्यूज डिफरेंट होंगी, है ना। जैसे AB पे जो जो बैटरीज बनी है डिफरेंट होगी, तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो हम क्या करते हैं, एक ऐसी बैटरी चेक इन करते हैं इक्वल डिस्टेंस पे, एक ऐसी बैटरी को इक्वल डिस्टेंस पे, तो इस वाली को चेक इन करते हैं जिसका डिस्टेंस यहाँ से x होगा, है ना, और इसकी लेंथ कितनी है dx है, और इसकी वेलोसिटी यहाँ पर है, ठीक है ना। ये वाली हमने चेक ऑन करी, और बिल्कुल इसके नीचे ऑपोजिट यहाँ पे देख लेते हैं ऐसे, जिस जो सेम डिस्टेंस पर है, कितने डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पर है, उसके लेंथ भी कितनी है dx, और उसकी वेलोसिटी कहाँ पर है, अच्छा वो भी ऊपर है, लाइक दिस, दैट्स द वेलोसिटी। अब सबसे पहले इसकी पोलैरिटी चेक कर लेते हैं। तो अगर हम इसकी पोलैरिटी को चेक करें तो पोलैरिटी से पता चलेगा कि फील्ड लाइंस इनसाइड है, थंब ऊपर की तरफ है, तो जो लेफ्ट साइड है दैट विल बी एट अ हाई पोटेंशियल, palm inverse will be at a high potential, right? Thumb along the motion, magnetic field inside because it's a cross field, so towards the left it is going to be the high potential. इसका मतलब जो इक्विवेलेंट बनना चाहिए वो इस तरीके से बनना चाहिए दोनों में, it should be in the both, है ना। और ऐसी बहुत सारी बैटरीज बनेंगी, फिर आप उसको सीरीज में लगा देंगे। पर मुद्दा ये है दोस्त कि यहां से जो ये बैटरी बनाओगे ना DE, ये जो बैटरी बनाओगे DE, वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है B, और लेंथ जो है dx और V, और यहां से जो बनाओगे DE,
उसकी भी मैग्नेटिक फील्ड सेम आएगी क्योंकि सेम डिस्टेंस पर है, हालांकि फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है पर सेम डिस्टेंस पे आ रही है। एंड इनटू dx एंड इनटू v ये दोनों सेम आ रही हैं, दे आर एग्जैक्टली द सेम, और डायरेक्शनल भी सेम है। तो ये दोनों बैटरीज आपस में जब नेट ईएमएफ निकालेंगे कैंसल आउट हो जाएगी। रीजन जब आप क्लॉकवाइज इस तरीके से मूव करेंगे तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव क्रॉस करोगे इसको, और इसको पॉजिटिव से नेगेटिव क्रॉस करोगे, तो जब आप नेट ईएमएफ देखोगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। एंड therefore when I write this as E, so I have to write this as E after integrating this over the length, और लिमिट्स भी सेम आनी है, ये भी आपकी D से लेके D plus L है, एंड ऑन अ सिमिलर नोट ये भी आपका D से लेके D plus L है, एंड therefore the E net is going to work upon as equal to 0, और जब E net 0 आएगा तो इसका मतलब करंट जो है जो इसके अंदर फ्लो इन करेगा दैट इज सपोज टू बी वंस अगेन एज इक्वल टू 0, और जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसके बाद कि आपस में अट्रैक्ट करेंगे तो बोलेंगे कुछ नहीं हो पाएगा, रीजन क्योंकि इसमें करंट आएगा ही नहीं, तो फिर फोर्स वाला कॉन्सेप्ट इस पे लगेगा ही नहीं। करेक्ट है ना? सो दिस इज हाउ द क्वेश्चन हैज बीन फ्रेम्ड अप फॉर यू। ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, हमें लगा था कि इसके अंदर तो शायद इंटीग्रेट करना पड़ेगा पर करना ही नहीं पड़ा, और आंसर हमारा कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। सो ब्यूटीफुल क्वेश्चन, राइट? चलो आगे बढ़ते हैं। मूविंग अहेड नाउ, दिस इज अ काइंड ऑफ अ क्वेश्चन, राइट? दिस इज फ्रॉम सिंगेज पब्लिकेशन बुक, बीएम शर्मा से है ये वाला क्वेश्चन। और इसमें क्या है कि हमारे पास में ये करंट कैरिंग वायर है, इट्स लॉन्ग करंट कैरिंग वायर, और साथ में हमने एक कंडक्टर रखा हुआ है। देखो ये फीचर भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, टू चेक दिस अपॉन कि डिस्प्लेसमेंट लेंथ क्या होती है। आपको अगर याद हो तो हमने रिलेशन ऑफ कोर्स रिवाइजिंग करा था, इंटीग्रल ऑफ v क्रॉस b एंड डॉट dl इस तरीके से, और इसमें dl का मतलब क्या था, डिस्प्लेसमेंट लेंथ थी। तो उस फीचर को अभी हमने यूज नहीं करा है, हमने सोचा अब इसको यूज कर लेते हैं, लेट्स यूज इट। सो दिस इज अ conductor which is shaped as two semicircles over there, and this is kept along this direction, where this direction may be at an angle of theta over here like this। हो सकता है नॉर्थ ईस्ट गिवन हो सकता है 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ गिवन हो, समथिंग लाइक दैट। मैं जनरल एंगल थीटा ले लेता हूँ, राइट? और फिर क्या करा हमने, इसको ट्रांसलेट कर दिया। ट्रांसलेटेड दिस पर्टिकुलर कंडक्टर इन दिस डायरेक्शन लाइक दिस, in this mannerism I have translated this, and I wish to find the value for the potential difference between the points. Which points? Let's say this is a point P and this is a point Q, so I wish to find a value for VPQ, और VPQ मुझे कैलकुलेटिंग करना है। So what is my attempt to the question? Attempt बहुत सिंपल है, क्वेश्चन को देख के समझ में आ जाता है, इससे ट्रांसलेशन बेस्ड क्वेश्चन, मोशन ईएमएफ का क्वेश्चन है। और मुझे एक बात दिमाग में खड़कना शुरू हो जाती है कि मुझे BLV परपेंडिकुलर देखना है। तो सबसे पहले तो एक एक करके चेक करते हैं। तो हमने सबसे पहले तो मैग्नेटिक फील्ड चेक करी, वो तो क्रॉस आ गई है, और राइट हैंड कर्ल रूल से क्रॉस आ गई है, और डेफिनेटली वो कैसी आ रही है, नॉन यूनिफॉर्म आ रही है। सर एक्सेलेंट आइडिया। मेरे दिमाग में आया कि ये जो वायर है, जो ये कंडक्टिंग वायर है, अगर मैं इसका इलाज कर लूं और इसको मैं डिस्प्लेसमेंट लेंथ में कन्वर्ट कर लूं तो शायद मेरा काम बने। तो ये जो रेडियस है क्वेश्चन में, दैट इज गिवन एज इक्वल टू r, दिस इज रेडियस गिवन टू अस, और ये जो डिस्टेंस है ये मुझे क्वेश्चन में d गिवन है, दैट इज अ सेंटर ऑफ द वायर डिस्टेंस फ्रॉम द करंट कैरिंग वायर, यहां से जो डिस्टेंस मुझे गिवन है, ठीक है। तो अब सबसे पहले मैंने क्या करा, P से Q की लेंथ चेक करी। सो P से Q की जो डिस्प्लेसमेंट लेंथ है, नॉट द डिस्टेंस लेंथ, डिस्प्लेसमेंट लेंथ वो 4 ऑफ r आ रही है। कितनी आ रही है, 4 ऑफ r, ये वाली जो लेंथ आ रही है, राइट? बिकॉज द रीजन, जब मैं इसको इस पार्ट को देखूंगा तो डीएल क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो मैंने इसकी डिस्प्लेसमेंट लेंथ चेक कर ली। एक्सेलेंट। तो इसका मतलब फिर ये जो डायग्राम है वो शायद इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। लेट मी कन्वर्ट फॉर यू। ये तो करंट कैरिंग वायर है जो कि मुझे गिवन है, और अब जो वायर मुझे इफेक्टिवली मिल रही है वो ये वायर हो गई है, और इसकी लेंथ कितनी आ रही है, 4 ऑफ r आ रही है, ठीक है। ये वाली जो वायर आ रही है, करेक्ट है। और ये किधर मूव कर रहा है, वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है विद द वेलोसिटी भी। अच्छा, मैंने कहा यार अब एक काम और करना बनता है, फिर बात बन जाएगी। क्या करें, इसको ना रिजॉल्व करके ऐसे कर दो, तो फिर ये जो इफेक्टिव लेंथ आएगी दैट हैज टू बी परपेंडिकुलर टू द v, करेक्ट है। तो अब वो एंगल चेक कर लो आप और उसके अकॉर्डिंगली VF कर लो। सो दिस एंगल इज सपोज टू बी थीटा, जो कि क्वेश्चन में गिवन है।
तो ये जो लेंथ आएगी वो कितनी आ जाएगी रिजॉल्व करके। अच्छा पहले लेंथ है कितनी इसकी, दैट इज इक्वल टू 4 ऑफ आर। तो 4 ऑफ आर को रिजॉल्व कर लो तो ये आपकी इफेक्टिव लेंथ आ जाएगी। तो आप उसको एल इफेक्टिव लिख लो, और एल इफेक्टिव जो आ रही है दैट इज इक्वल टू 4 ऑफ आर साइन थीटा। दैट्स अ वैल्यू ओवर देयर, दैट्स 4 आर साइन थीटा ओवर देयर। I think now the question is done and made. Now this is a given wire, और अब जो आपने रिजॉल्व करके वायर बना ली है वो ये बन चुकी है, और उसके अंदर ये वाला एंड P था, ये वाला एंड Q था। सो दिस इज एंड P एंड दिस इज एंड Q, और इसकी एल इफेक्टिव आपको मिल चुकी है, और ये जो वेलोसिटी है वो उसके परपेंडिकुलर है। Isn't the question done? It is done. और ये जो डिस्टेंस है सेंटर से सेंटर डिस्टेंस जो था वो D के बराबर था, तो ये डिस्टेंस अभी भी D के बराबर है। So all the conditions have been met now. एक तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्लेन परपेंडिकुलर है, और ये वाला जो केस है स्पेशल है क्योंकि हर एक पॉइंट पे इस वायर के जो डिस्टेंस होगा वो d के बराबर ही होगा। सो हालांकि फील्ड यूनिफॉर्म होती है, नॉन यूनिफॉर्म होती है, लेकिन इस केस में वो यूनिफॉर्म की तरह बिहेव कर रही है एट एवरी पॉइंट ऑन दिस इफेक्टिव वायर। वैसे जब आप क्वेश्चन देख रहे थे एक्चुअली तो फिर तो फील्ड उसके लिए नॉन यूनिफॉर्म आ रही थी, और जो मेन क्वेश्चन देख रहे थे वो तो तबाही वाला था, है ना। लेकिन अब जो क्वेश्चन लग रहा है वो तो बड़ा सौखा लग रहा है। This is how we are reducing the stages to the question by our slowly developed concept, and we can solve intricate of the problems with this idea. अब ये क्वेश्चन बिल्कुल सौखा सा क्वेश्चन है, इसका अंदर इंटीग्रेट भी नहीं करना आपको, और इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू मिल जाएगी। बट क्रॉस चेक क्या है कि क्यू पॉइंट हाई पोटेंशियल पे आएगा, उसके लिए मैंने आपको एक रेफरेंस फिगर दे रखी है, या फिर आप राइट हैंड पाम रूल लगा सकते हैं। सो दिस इक्विवेलेंसी इज गोइंग टू बी लाइक दिस, इसका मतलब क्यू हाई पोटेंशियल पर आएगा। ये ध्यान रखना आप आंसर को लिखते समय कि क्यू हाई पोटेंशियल पर है, इसका मतलब जब आप वी क्यू माइनस वीपी लिखेंगे सो दैट इज इक्वल टू BLV, और बी की वैल्यू कितनी है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू ट्वाइस ऑफ आई अपॉन डी, क्योंकि पूरी वायर का डिस्टेंस वायर गिवन वायर से डी पर है, इनटू द लेंथ ऑफ दिस, वो एल इफेक्टिव लिखनी है आपने, और वेलोसिटी कितनी है v। अब आप उसको थोड़ा रिड्यूस अप कर सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई डी, और एल इफेक्टिव कितना है दैट वाज 4 r sin थीटा, एंड इनटू v इज vq माइनस vp। क्या है vq माइनस vp? तो अगर आपको क्वेश्चन vp माइनस vq लिखने को बोल रहा है सो यू मस्ट डू अंडरस्टैंड कि आपने यहाँ पे माइनस यूज करना होगा। रीजन जो क्यू वाला पॉइंट है वो क्या है, हाई पोटेंशियल पर है। ये बारीक सी बातें होती हैं जहां पर हम मार्क्स शायद लूज कर लें, पर फिर इनफ प्रैक्टिस के साथ में हमारे मार्क्स फिर कभी लूज नहीं होंगे। सो आइडिया कितना वास्ट है और कितना इजी है अगर हम स्टेप बाय स्टेप बातों को समझे करें। अब देखो, अगर ये वाला आर्टिकल हम नहीं करते इतने डिटेल में कि इस तरीके से भी एक्सप्रेशन होता है, तो इस तरीके के क्वेश्चन हम ख्वाबों में भी कर नहीं सकते थे। लेकिन अब हम बहुत आसानी से, बहुत इजीली इस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं, थैंक्स टू अवर कॉन्सेप्ट्स व्हिच वी हैव मेड फ्रॉम द लॉरेंस फोर्सेस, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, और बिल्कुल सेम तरीके का क्वेश्चन है। यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट दिस 100%, बट आई थिंक आई माइट टेल यू द सॉल्यूशन। देखो, अब वेलोसिटी बस यहाँ पर है, यहाँ से पूरा क्वेश्चन बदल जाता है। बस ये हल्का सा चेंज ऊपर वाले और नीचे वाले क्वेश्चन में देखें कि वेलोसिटी का डायरेक्शन हमने क्या कर दिया, बदल दिया इस तरीके से। अब देखिए कि क्या फर्क पड़ता है इससे, तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, या पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। देखो ये इफेक्टिव लेंथ आ गई, कितनी है 4r है, और ये एंगल हमें पहले से गिवन था दैट इज थीटा। पर इस बार आपने क्या करना है, इसको जब रिजॉल्व करना है तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर करना है। क्या करना है? वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। इसका मतलब आप इफेक्टिव लेंथ को किस तरीके से रखेंगे वो शायद आपको पता है। ये आपकी करंट कैरिंग वायर जो गिवन है, और ये जो वायर आपके पास है जो कंडक्टिंग वायर है जिसको आप ट्रांसलेट कर रहे हो, अब आपने क्या करना है, इसको रिजॉल्व करना है इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में रिजॉल्व करेंगे तभी तो ये जो एल इफेक्टिव आएगी दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द वी। सो बहुत आसान हो गया है कि आपने इसको रिजॉल्व कर दिया ऐसे, और ये जो लेंथ है ये कंप्लीटली आपकी एल इफेक्टिव आ गई है, और एल इफेक्टिव इस बार बदल चुका है, और उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 4r cos थीटा आएगी। कितनी आएगी? cos थीटा आएगी, क्योंकि आपने इस डायरेक्शन में रिजॉल्व करा है। ये आपकी इफेक्टिव लेंथ का फर्क आ गया, और अब ये क्वेश्चन फ्रेम होके इस तरीके से बन गया है कि ये आपकी वेलोसिटी v है। दिस इज हाउ द क्वेश्चन हैज बीन फ्रेम। इसका मतलब जहां से मैंने लेक्चर को आज शुरू करा था, क्वेश्चन वापस वहीं पे जाके पटक गया है इन द फर्स्ट 2 केसेस, केस 1 एंड केस 2। वहीं पे जाके इफेक्टिवली ये क्वेश्चन दम तोड़ देता है अपना। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन बन जाता है अब ये,
और ये डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस अभी भी डी है, जो कि क्वेश्चन में पहले से मेंशन है। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है, डी के बराबर है। और बाकी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन हो गया। और ये वाला एंड पी था और ये वाला एंड क्यू था, तो दिस एंड इज पी एंड दिस एंड इज क्यू, सो दिस एंड इज पी एंड दिस एंड इज क्यू। और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्रॉस है फिर से, बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन दिस गिवन वायर, और डेफिनेटली वो नॉन यूनिफॉर्म है। तो इस बार आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, पर इट दिस इज सिमिलर टू द केस नंबर 1 जो कि आज हमने रिवाइज किया था। तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है कि आप यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट ले लोगे, क्योंकि हेफ्टी इंटीग्रेशन भी नहीं है। लेंथ उसकी dx रख लोगे, एट अ डिस्टेंस ऑफ x देख लोगे, फिर de की वैल्यू कैसे मिलेगी, जितनी मैग्नेटिक फील्ड है वहां पे, एंड इनटू द लेंथ dx एंड इनटू द वेलोसिटी हमें गिवन है, कांस्टेंट है। और मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू ट्वाइस ऑफ आई, जितना करंट इस वायर में मूव इन कर रहा है, डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस। इस डिस्टेंस पे फील्ड कितनी आएगी, अपॉन x, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2i by x इनटू dx and into v. So it's a simple integration to generate an EMF which is equal to mu naught by 2 pi, एक हमने 2 कैंसिल कर दिया है, into y into v इंटीग्रल dx अपॉन x log of x है, और उसमें लिमिट्स आप तरीके से डालेंगे कि जो ध्यान से देखिएगा लिमिट को कैसे रखना है, बिल्कुल ध्यान से, गलती ना कर दें। ये जो डिस्टेंस आएगा, ये वाला जो p एंड पे डिस्टेंस आएगा, दैट विल बी d माइनस l इफेक्टिव अपॉन 2, है ना, क्योंकि सेंटर तक डिस्टेंस कितना है, दैट इज डी। सो लेफ्ट हैंड साइड p पे जो लिमिट आएगी, दैट इज d माइनस l इफेक्टिव बाय 2, और जो फाइनल लिमिट q पर आएगी, दैट विल बी एज, उल्टा तो नहीं लिखा मैंने, नहीं सही लिखा है ना, दैट इज d प्लस l इफेक्टिव अपॉन 2, करेक्ट है, बिल्कुल सही है सर। d माइनस l इफेक्टिव अपॉन 2 टू d प्लस l इफेक्टिव अपॉन 2, और l इफेक्टिव कितना है, दैट इज 4r cos थीटा, तो व्हिच मींस लिमिट क्या हो जाएगी, l इफेक्टिव अपॉन 2 से 2r cos थीटा, so d minus 2r cos theta and to d plus 2r cos theta, right? That's the limit at the point p and at the point q. So ये बस आपको ध्यान से रखना होगा, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन को दोबारा आपको दिखाया है ताकि आप लिमिट डालने में गलती ना कर दे, क्योंकि बाकी क्वेश्चन में कोई दम रह ही नहीं गया। हाँ, कॉन्सेप्चुअली काफी स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है, काफी सारी बातें आप ये वो चेक कर लेते हैं क्वेश्चन, है ना। कई बार आपको फील नहीं होता, कई बार आपको लगता है कि हमने तो बस फॉर्मूला लगा दिया, हो गया। काफी सारे कॉन्सेप्ट्स उसने आपके चेक ऑन कर लिए हैं, तो इट्स अ वेरी गुड क्वालिटी क्वेश्चन। एंड ऑफ कोर्स हम अब इसका आंसर तो निकाल सकते हैं, दैट इज log ऑफ x में अगर हम वैल्यू डाल देंगे तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो d प्लस 2r cos थीटा डिवाइडेड बाय d माइनस 2r cos थीटा बिकम्स अवर रिजल्ट टू द EMF। अब बाकी फिर आ जाती है कौन हाई पोटेंशियल पे कौन लो पोटेंशियल पे, तो आप चेक ऑन कर लो फिर से राइट हैंड palm रूल लगा के। So we'll find the P at to be at a high potential. So this will be the equivalence of this, that is the net potential difference. But the P is coming at a high potential. आप चेक करके देख सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड क्रॉस, थंब कहां पर आ रहा है, अप आ रहा है, सो पाम इनवर्स लेफ्ट को आ रहा होगा। चेक करा आपने, पाम इनवर्स कहां आ रहा होगा, लेफ्ट को आ रहा होगा, इसका मतलब P जो है वो हाई पोटेंशियल पर है। सो दिस टाइम इट इज Vp माइनस VQ ओनली, तो कोई आपको नेगेटिव साइन की एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है। पिछली बार वाले केस में पड़ी थी, क्योंकि वहां पे Q हाई पोटेंशियल आ रहा था, तो इसलिए आपने Vp माइनस VQ में माइनस साइन का उपयोग करा, इसमें आपको जरूरत नहीं पड़ी, बिकॉज Vp इज हायर देन VQ, राइट जी। सो यू हैव सीन दैट हमारी मेहनत खराब नहीं गई है, एंड वी हैव बीन एबल टू सॉल्व डिफिकल्ट क्वेश्चन। कुछ आसान क्वेश्चन भी होते हैं, बहुत आसान से। देखो ये वाला, ये एक आपकी कंडक्टिंग रिंग है, दिस इज अ कंडक्टिंग रिंग, and this ring is overall translated with the speed of v. It's kind of a rigid body, है ना, rigid body है, जिसको हम translate कर रहे हैं in a field which is a cross field of magnetic field B, which is uniform. It's a uniform field which is given, and we are translating the conductor in this. Now there are some points over there, and what are the points? This is a point A, this is the point B, this is point C, this is the point D. So the first question is to find the induced EMF across AB. So that's a pretty easy question, क्योंकि अगर हम AB को देख रहे हैं तो हम क्या करेंगे, A से B की डिस्प्लेसमेंट चेक कर लेंगे, और अगर आप A से B की डिस्प्लेसमेंट चेक करते हो तो वो ऐसी आएगी, दिस विल बी द A to B डिस्प्लेसमेंट। कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट AB आएगी और जो V है वो आपस में पैरेलल आ जाएंगे। रिपीटिंग अगेन, वो पैरेलल आ जाएंगे,
और अगर वो पैरेलल आ जाएंगे तो फिर हमारी कंडीशन मीट अप नहीं करती है और इस वजह से इंड्यूस ईएमएफ कितनी आएगी, 0 आएगी। सो देयरफॉर द आंसर स्टैंड्स 0। आप थ्योरेटिकली उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं जैसे मैंने बोला, सिंस द लेंथ, इफेक्टिव लेंथ इज सपोज्ड टू बी पैरेलल टू द वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर एंड हेंस बाय द एक्सप्रेशन, कौन सा एक्सप्रेशन, वही वाला लिख देना, माइनस ऑफ v क्रॉस b डॉट dl, दिस ईएमएफ टर्न्स आउट टू बी इक्वल टू 0। तो ये आपका सिंपल सा आंसर जनरेट हो जाएगा। और फिर क्वेश्चन मुझे टेस्ट इन करता है कि ECD कितनी है, व्हाट इज द वैल्यू फॉर द ECD। तो मैंने कहा सर ये तो मिल जाएगी, ये तो मिल जाएगी और सर बहुत बेहतरीन मिलेगी, मतलब ईएमएफ इसका बहुत स्ट्रॉन्ग आएगा। रीजन जो CD वाला पार्ट है सर, दैट इज पैरेलल टू द वेलोसिटी, नो 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 सर, परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। सो आइडिया हमारा पहले से ही क्लियर इन था कि हमने क्या करना होता है, लेंथ और वेलोसिटी को आपस में परपेंडिकुलर रखना होता है और ऐसा करने से ईएमएफ की वैल्यू डेफिनेटली आती है। सो वी आर गेटिंग द सेम रिजल्ट। अब इस लेंथ की वैल्यू कितनी है, ट्वाइस ऑफ आर हो जाएगी, दिस लेंथ इज सपोज्ड टू बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आर ओवर हियर। सो एल इफेक्टिव की वैल्यू 2r हो गई है और हमारे फॉर्मूले के हिसाब से दैट बिकम्स b, एल इफेक्टिव कितना हो गया 2r into b and the result is done. So all the questions are not long, all the questions are not lengthy and all the questions are not so much applicative. कई बार क्वेश्चन बहुत ही सूखे होते हैं, बहुत ही इजी होते हैं, जैसे ये वाला है, अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आया तो आपका खत्म हो गया क्वेश्चन, दिस इज सो इजी, क्वेश्चन इज ओवर। और तीसरा नंबर चाहिए आपको तो उसके लिए एक और पार्ट है, तो उसके लिए एक और पार्ट कैसे है कि हमारे पास 2 और पॉइंट्स गिवन है हमें, और जो 2 और पॉइंट्स हमें गिवन है दे आर द पॉइंट्स ई एन एफ। कौन से पॉइंट्स हैं, ई एन एफ है, और आपको बोला जा रहा है कि ई और एफ के बीच में कितना ईएमएफ डेवलप होगा वो बता दीजिए। और ये डायरेक्शन जो गिवन है दैट इज गिवन दिस टाइम एज नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट आपको पता है क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट का मतलब होता है 45 डिग्री विद द ईस्ट एंड 45 डिग्री विद द नॉर्थ, करेक्ट है, एक्सेलेंट है। सो आई थिंक देन आई विल प्रिपेयर अ डायग्राम फॉर दिस। सो प्रिपेयर अ डायग्राम फॉर एक्सक्लूसिव दिस केस की हमारे पास जो पॉइंट्स है वो एक तो ई यहाँ पर है और एफ यहाँ पर है, तो इनकी जो डिस्प्लेसमेंट लेंथ आएगी वो तो ये आएगी, पर मुझे वो चाहिए नहीं क्योंकि वो मेरे वेलोसिटी के परपेंडिकुलर नहीं है। तो मैंने क्या करना, कुछ नहीं करना सर, रिजॉल्व कर देना है। सो आई विल बेटर रिजॉल्व दिस लाइक दिस, because if I resolve this in this mannerism it becomes perpendicular to the velocity. So that is not going to be difficult because this angle is 45 और ये पूरी लेंथ कितनी है, twice of r है। So twice of r का रिजॉल्विंग करके मुझे जो लेंथ यहाँ पे मिल जाएगी, this length should be the L effective and hence I will be able to generate my answer। और डेफिनेटली ये वाला पॉइंट E आएगा और ये वाला पॉइंट F आएगा और ये क्रॉस फील्ड है, तो E पॉइंट इज गोइंग टू रिमेन एट द हाई पोटेंशियल। जैसे पिछले वाले केस में C पॉइंट हाई पोटेंशियल पर रहेगा क्योंकि वो ऊपर की तरफ है और ये रॉड राइट को जा रही है और क्रॉस फील्ड में जा रही है, जो मेंटल पिक्चर मैंने आपके दिमाग में क्रिएट कर रखी है। सो हेंस इट शुड बी VE माइनस ऑफ VF एज इक्वल टू B जो कि यूनिफॉर्म है इनटू L इफेक्टिव इनटू V, और L इफेक्टिव की वैल्यू कितनी है 2R cos 45। सो आई थिंक 2R cos 45 का मतलब क्या होता है, √2R हो जाएगा। सो दैट इज B into √2R into V becomes my result of the potential difference। ये भी पता है कि कौन सा हाई पोटेंशियल पर है, that's also we know। So this is going to create a battery of this particular value। तो जो पहले बैटरी की वैल्यू मुझे मिली इसका मतलब ये मैक्सिमाइज बैटरी है। सो दिस इज ई मैक्सिमम, इससे ज्यादा इस कंडक्टिंग रिंग में कोई वैल्यू डेवलप नहीं हो सकती है। सो कई बार क्वेश्चन से वैसा भी बोल सकता है, फाइंड द वैल्यू फॉर द मैक्सिमम ईएमएफ टू बी जनरेटेड अक्रॉस द कंडक्टिंग रिंग। तो आपने कौन से पॉइंट्स देखने होंगे, आपको समझ में आ गए सी और डी, जो कि पॉइंट्स कौन से डायमेट्रिकली ऑपोजिट है बट दे आर पॉइंट्स व्हिच आर कनेक्टिंग देम एट दिस अ वर्चुअल रॉड व्हिच इज पैरेलल टू द परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, है ना। तो नहीं तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है BLV cos थीटा जाता है, तो ऑफ कोर्स हमें उसको मैक्सिमाइज करना पड़ता है ना, राइट। सो ऐसा कोई फॉर्मूला है BLV cos थीटा हमने नहीं पढ़ा है, हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है दैट इज BLV परपेंडिकुलर। नहीं तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, दैट इज माइनस V क्रॉस B डॉट DL। सो अपने दिमाग में मिस इंटरप्रेट मत कर लेना कि BLV sin थीटा फॉर्मूला है या BLV cos थीटा फॉर्मूला है, ऐसा अपने दिमाग में बिल्कुल मिसफिगर मत करना क्वेश्चन को, क्योंकि जब हमने रिजल्ट यूज कर रहे थे तो V क्रॉस B डॉट DL में क्रॉस प्रोडक्ट भी आया था, डॉट प्रोडक्ट भी आया था, राइट। तो इसलिए मिस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्रिएट मत करना। और यहाँ पे ये VC माइनस VD है क्योंकि C हाई पोटेंशियल पर है। So B into 2R into V, this is our result for this। C was at high potential, अपर वाला पॉइंट क्योंकि अंडरस्टूड है क्रॉस फील्ड है, मूविंग टुवर्ड्स द राइट है, तो राइट हैंड पाम रूल के हिसाब से C पॉइंट हाई पोटेंशियल पर आएगा। गुड वन, गुड क्वेश्चन वंस अगेन। सो आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे। इस वाले क्वेश्चन पे मैं बाद में आऊंगा, दिस क्वेश्चन इन
परफेक्ट पे आई विल कम लेटर। वैसे मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ वो एक्सपोनेंशियल वाला, पर इसका कोई फॉर्म है जो कि मैं लेटर ऑन कराऊंगा। दिस इज अनदर वन टू चेक अपॉन दिस। ये क्वेश्चन किस तरीके से लैंग्वेज में है कि हमारे पास एक कंडक्टिंग वायर है, हमने उसको सेंटर पे बेंड कर दिया। क्या करा है? सेंटर पे बेंड कर दिया, और बेंड करने के बाद उस सेंटर को ट्रांसलेट कर दिया है विद द वेलोसिटी v। दैट्स द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन। अब कई बार सुनने में क्वेश्चन लग सकता है आपको कोई डिफिकल्ट है नहीं। सो अ कंडक्टर ऑफ लेंथ l is bent from the center as shown and translated, मूव कर दिया है इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, उसकी वैल्यू b हमें गिवन है, इन द यूनिफॉर्म फील्ड b विद कांस्टेंट स्पीड v। इससे भेज दिया और आपको v ये भी निकालना है। दैट्स द पोटेंशियल डिफरेंस। ये कोई क्वेश्चन हुआ? कोई क्वेश्चन में दम ही नहीं है। जबरदस्ती क्वेश्चन चाह रहा है कि आप कंफ्यूज हो, बिल्कुल नहीं होंगे कि एंगल वैंगल डल गया, कुछ हो गया। हमने क्या करना है यार? हमने क्या करना है? बस ये लेंथ निकाल लेनी है। दैट्स इट एंड द क्वेश्चन इज ओवर। बस ये लेंथ निकाल लो, और वो कहाँ मुश्किल है मेरे दोस्त। देखो ये l/2 हो गया है, ये एंगल आपका θ/2 आ जाएगा। बस ये क्वेश्चन सोच रहा है कि आपको इतनी भी ज्योमेट्री नहीं आती है। इतनी तो आती है ना? क्या आती है कि नहीं आती है? सो दिस इज l/2। कुछ सोचने लगे कुछ बच्चे की पता नहीं सर आती है कि नहीं आती है। चलो कोई नहीं, करने के बाद आ जाएगी। सो ये l/2 और ये कितना हो गया? θ/2 हो गया। सो ये जितनी लेंथ है कितनी आ जाएगी? l/2 साइन ऑफ θ/2, ये लेंथ आ गई। और सिमिलर मोड पे ये वाली जो लेंथ आ गई है दैट इज ऑल्सो l/2 साइन ऑफ θ/2, ये आ गया है। एंड सो द ओवरऑल एल इफेक्टिव की वैल्यू आपको मिल गई है। सो सही तरीके से समझा दी ना मैंने आपको 3-4 क्वेश्चन के बाद। एल इफेक्टिव है, मुद्दा है कि नहीं है? बिल्कुल है। ध्यान रखिएगा, एल इफेक्टिव आपने देखनी होती है। ये इन क्वेश्चंस के अटेम्प्ट करने का मोड होता है, तरीका होता है, इजीनेस होती है। एल इफेक्टिव की वैल्यू कितनी होगी? डबल कर दो l/2 साइन θ/2 को। सो l साइन θ/2 आ गया है। दैट्स इट, दैट्स द वैल्यू फॉर एल इफेक्टिव एंड इज परपेंडिकुलर टू बी। फील्ड यूनिफॉर्म है। बचा क्या मेरे दोस्त? कुछ नहीं बचा। और ए हाई पोटेंशियल पर आ जाएगा। फिर से वही मेंटल पिक्चर से जो मैंने दिया आपको, प्रॉमिस ही किया था मैंने, बहुत सारे क्वेश्चन में वो यूज हो जाएगा। तो इसका जो इफेक्टिव डायग्राम है वो ये बन चुका है, ये ए और बी, और इसके बीच में ये एल इफेक्टिव आ चुकी है, और एक क्रॉस फील्ड है यहाँ पे, और ये ट्रांसलेट टू राइट कर रहा है, और आपका जीवन कितना इजी हो चुका है। दैट ई बिकम्स इक्वल टू, मैं ई लिखूं या वी ए माइनस वी बी लिखूं? सीधा वी ए माइनस वी बी लिख रहा हूँ, क्योंकि ए का पोटेंशियल हायर है। इज इक्वल टू बी एल वी, बी यूनिफॉर्म है, एल इफेक्टिव है, एल साइन θ/2 है, एंड इनटू वी है, और मेरा क्वेश्चन कंप्लीट एंड हो जाता है। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अब हमने सोचा यार थोड़ा तड़का मारे यहाँ पे, और सारी चीजें ट्रांसलेट कहाँ कराते रहेंगे यार? जगह बहुत ज्यादा चाहिए ट्रांसलेट कराने के लिए। पंखा आराम से एक फिक्स जगह पे घूमता रहता है। दोबारा बोला मैंने, पंखा अपनी सीमित जगह पे घूमता रहता है। हम सारे घर में घूमते हैं, हमें ज्यादा जगह चाहिए होती है। ये पंखा वहीं रहता है क्योंकि उसको एक रीजन चाहिए होता है अपने मोशन को कंप्लीट करने में। सो वी वांट, हमें चाहिए का बैटरी चाहिए या ट्रांसलेशन चाहिए? हमें तो बैटरी चाहिए। और बैटरी किस मोड से चाहिए? सर हमें बैटरी चाहिए बाय द मोशन ऑफ द कंडक्टर। तो ये थोड़ी बोला था कि मोशनल ईएमएफ सिर्फ ट्रांसलेशन से आ सकती है। तो मोशनल ईएमएफ तो मोशन से आती है। तो मोशन का दूसरा पहलू लेके आपके सामने हम प्रस्तुत हैं। एंड द आइडिया इज सपोज्ड टू बी व्हाट? दैट्स द रोटेशन ऑफ अ कंडक्टर। अब हमने क्या करना है? रोटेशन करनी है। क्या बात है सर, रोटेशन मैकेनिक्स आएगी? सर वो तो डिफिकल्ट है। ये आर्टिकल डिफिकल्ट नहीं है। खैर, इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम आ रहे हैं। देखो कहीं ना कहीं तो इजी हो गया, यूनिफॉर्म फील्ड है। ओके, अब क्या करना है? हमारे पास जो सेम कंडक्टर है जिसकी लेंथ एल थी, है ना? क्या थी? सेम कंडक्टर है जिसकी लेंथ एल थी, सेम मैग्नेटिक फील्ड थी। तरीका बदलना है। पहले हमने उसको ट्रांसलेट करा था, और अब हमने क्या करना? बस उसको रोटेट करना है। रोटेशन के लिए क्या होता है कि एक एंड को फिक्स करना पड़ता है। किसी भी एक पॉइंट को, एंड क्या बीच में भी फिक्स कर सकते हो, जहां आपका दिल करे, आपको एक पॉइंट पे उसको फिक्स करना पड़ता है। देयर मस्ट बी अ सेंटर ऑफ रोटेशन। दोबारा बोलूं, देयर मस्ट बी अ सेंटर ऑफ रोटेशन, नहीं तो उसके अंदर रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन आ जाएगी, जनरल बॉडी मोशन हो जाएगा। जैसे पंखा है, उसका सेंटर फिक्स है, जैसे दरवाजा है, उसका कॉर्नर फिक्स है हिंजेस की वजह से। तो वैसे ही हमने इसके एक एंड को फिक्स कर दिया है, और वो ये वाला एंड है आपका जिसको हमने फिक्स कर दिया था। पॉइंट ए हैज बीन फिक्स्ड। और जो दूसरा पॉइंट है, द पॉइंट डी ओवर हियर,
देखो बी तो मैग्नेटिक फील्ड से डिनोट करेंगे ना, इसलिए मैंने बी नहीं यूज करा वहां पे। तो जो डी वाला एंड है हमने क्या करना है, उसको मूव करना है ए पॉइंट के अराउंड। तो एक तो हिंज दिखा देते हैं, प्रॉपर हिंज। सो दिस इज अ प्रॉपर हिंज ओवर हियर, और इसकी जो लेंथ है वो एल के बराबर है, और फिर इसको मूव कर रहे हैं किस डायरेक्शन में। अच्छा ये भी मुद्दा है कि किस डायरेक्शन में मूव करना है, तो इस डायरेक्शन में मूव कर ले, लाइक दिस, एंटी क्लॉकवाइज। ओके सर, एंटी क्लॉकवाइज हमने इसको मूव कर लिया विद अ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा। So what is omega right now? That is supposed to be the constant angular speed right now. ओके जी, डन है। फिर क्या करें, तो ईएमएफ ढूंढो, खत्म। ओके, माइक्रो बैटरीज आएंगी। क्यों? माइक्रो बैटरीज का कॉन्सेप्ट तो डाला था मैंने अभी कि नहीं? बिल्कुल, इसमें भी माइक्रो बैटरीज आएंगी। क्यों आएंगे माइक्रो बैटरीज? रीजन, आप यहां पर अगर कोई एलिमेंट लेते हो, यहाँ पे इस एलिमेंट को अगर आप लेते हो कितने लेंथ पे, एक्स लेंथ पे, और उसकी लेंथ लेते कितने हो, डीएक्स। तो भैया ऐसा है, ये सर्कल में मूव करेगा, ये वाला, इन द सर्कल अबाउट द सेंटर्ड पॉइंट ए। और अगर कहीं पे आप कहीं दूसरी जगह पे यहां पे एलिमेंट ले लेते डीएक्स, तो वो इस सर्कल में रोटेट तो करते डेफिनेटली, पर उसका सेंटर ऑफ रेफरेंस से रेडियस से डिफरेंट आता है। जो डिफरेंट आ रहा है, यही तो रोटेशन होती है, जिसके अंदर इंडिविजुअल पार्टिकल्स क्या करते हैं, सर्कुलर मोशन करते हैं, और एज अ रिजिड बॉडी क्या होती है, रोटेशन होती है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट देखो +1 के दोबारा हमारे सामने आ गए, है ना। और आप बोलोगे सर ये कॉम्पिटिटिव आर्टिकल है। नहीं बेटा, बिल्कुल बेसिक आर्टिकल है, आपके बोर्ड में भी इसकी डेरिवेशन आ सकती है, ठीक है। सो सर डिफिकल्ट है? बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है दोस्त मेरे। आपने क्या करना है, इसकी वेलोसिटी देखनी है। वो तो आती है ना, कहां पर होती है सर? टेंजेंट पे होती है, पता है सर, टेंजेंट पे होती है। ओके, सो वेलोसिटी टेंजेंट पे होगी। और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है सर? बिल्कुल आता है सर, v इक्वल टू r ओमेगा होता है। बिल्कुल नहीं होता बेटा, v इक्वल टू x ओमेगा होता है ना, रट्टा लगा होता है ना, v इक्वल टू r ओमेगा। तो r रेडियस बिल्कुल है, पर वेरिएबल है यहाँ पे। तो हमने अभी जो इंस्टेंटेनियस सर्कल बनाया है, वो उस पे जो रेडियस है कितना है, x है। बहुत सिंपल हो गया सर। अब क्या करना है सर? अब बहुत आसान है, अब माइक्रो बैटरी बना लो। सो डी बन गई, और वो कैसे आएगी सर? बी इंटू एल इंटू वी, मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला जो आपने बनाया। बी इंटू लेंथ कितनी है, डीएक्स, और इंटू वेलोसिटी वी। क्या वो वेलोसिटी डीएक्स के और बी के परपेंडिकुलर है? बिल्कुल है। मैग्नेटिक फील्ड जी क्रॉस है, वो तो प्लेन परपेंडिकुलर पहले से तैयार है। और बाकी देखो, जो डीएक्स लेंथ है वो यहाँ पर है, ये डीएक्स वाली लेंथ है, और वेलोसिटी उसके परपेंडिकुलर आ रही है। इसका मतलब द कंडीशंस आर फेवरेबली मेट कि बी, एल और वी आपस में फिर से एक बार म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो चुके हैं, और इस हिसाब से हमारा क्वेश्चन बहुत आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। तो किसकी वैल्यू डालें? v की डालो, क्वेश्चन को समाप्त करो। v की वैल्यू कितनी है? एक्स ओमेगा। सो b इंटू dx इंटू एक्स ओमेगा, इंटीग्रेट दिस एंड यू गेट द वैल्यू फॉर द ईएमएफ। और फिर देख लेंगे अभी कि कौन सा पॉइंट हाई पोटेंशियल पर है, वो भी चेक कर लेंगे। अभी पहले इंटीग्रेट कर लो। b यूनिफॉर्म, ओमेगा यूनिफॉर्म गिवन है, ओमेगा कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, सब कुछ गिवन है। x से dx इंटीग्रेशन, अरे सर ये तो कुछ होती नहीं है, दैट इज x स्क्वायर बाय 2, उसमें तो कुछ दम ही नहीं है सर। बिल्कुल सही। अब ए और डी ले लिया हमने। कौन से पॉइंट ले लिए? ए और डी। पूरी रॉड ले ली, पूरी रॉड की यूटिलिटी कर ली, ए और डी। सो लिमिट्स डाल दिया हमने, कहां से कहां सर? 0 से लेके एल तक, क्योंकि हमारे पॉइंट्स क्या है, दैट इज ए एंड डी। ये वाला पॉइंट ए सर, ये वाला पॉइंट डी सर। ओके फाइन, राइट। सो सर यहाँ पे पोटेंशियल होगा वीए, और यहाँ पर होगा वीडी। वो चेक कर लेंगे सर कि कौन सा हाई पोटेंशियल पर है। पहले आप इंटीग्रेशन कंप्लीट करो। मैंने कहा वो तो होगी, आगे बताओ ना। होगी? अच्छा, एक्स स्क्वायर कितना हो गया? एल स्क्वायर। सो बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2। कई बच्चे ना वो रट्टे मारते हैं ना, वो गलती से लिखा था बी ओमेगा स्क्वायर एल बाय 2। मेरे से भी हो जाती थी गलती ऐसे, है ना। तो मैं अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको। तो रट्टा मारना सही है, तो ध्यान रखना यार, ये बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2 है, कि उधर उधर ओमेगा लग गया तो स्क्वायर लग गया तो गड़बड़ हो जाएगी। ध्यान रखना, रट्टा मारना बहुत अच्छा नहीं होता है। बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2। सोचो आपके डॉक्टर के पास गए आज के हालात में, और वो 6 साल जब उसने मेडिकल पास करी थी 10 साल पहले, उस टाइम की दवाई रट्टा थी, और रट्टा आपको दवाई बता दी, क्या होगा आपके साथ? तो इसलिए ना रट्टा मारना अच्छी बात नहीं होती है, हमें प्रोग्रेस करना चाहिए, है ना। आपको एक गाड़ी बनाने के गाड़ी वाले के पास गए, वो 12 साल पहले जिस तरीके से गाड़ियां बनती थी, उसका इंजन जैसे होता था, उसने वैसे ही ठीक कर दिया, हो गया काम। लैपटॉप यूज ही नहीं करा उसने। आजकल सारी गाड़ियां लैपटॉप से ठीक होती हैं। तो इसलिए ना रट्टे मारने अच्छी बात होती नहीं है। आप भी बिल्कुल मत मारिएगा, ध्यान लगाइएगा रिजल्ट पे।
और डायरेक्शन पे भी देखिए, अब तो डायरेक्शन बताओ, अब तो मुद्दा आगे एंड पे कब तक छुपेंगे। तो हमने देखा सर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर, इनसाइड। सर थंब देखो मैंने ओरिएंट करा वी पे, कर रहे हो ना, थंब को ओरिएंट करो वी पे, करा, थंब को ओरिएंट करो वी पे। सर पाम परपेंडिकुलर जो है ना सर वो ए पे आ रहा है, सेंटर पे आ रहा है सर, सेंटर वाले पे आ रहा है। सो दोबारा देख लें, देखो फील्ड लाइंस इनसाइड है ना, फिंगर्स इनसाइड गई और इनसाइड टू द प्लेन ऑफ द पेपर, करेक्ट है। और वी जो है वो कहां पर है सर, अलोंग द थंब, थंब हमने सर वी पे रखा, तो सर ऑटोमेटिकली देखो सर हमारा जो सुंदर पाम है वो कहां पर आ रहा है सर, पाम इनवर्ड्स है ना सर ए पर आ रहा है, कहां पर आ रहा है, ए पर आ रहा है। और पाम आउटवर्ड्स जो है ना सर वो डी पे आ रहा है, तो वो बताने की लोड नहीं है, ए पॉइंट बता दो काफी है। ए पॉइंट क्या हो गया, हाइपोटेंशियल, हेंस द रिजल्ट बिकम्स वीए माइनस ऑफ वीडी। क्या बात है, क्या बात है, कितने समझदार हो सर, ये तो बहुत समझ आ रहे हैं। अच्छा सर ये क्या निकाला आपने, ये क्या चीजें ये आपने ऐसे ऐसे बना दिया, ये क्या है सर, ये सर दीज आर द लीड्स, क्या है ये, लीड वायर्स हैं सर। सर ईएमएफ डेवलप हो गया है, क्या बन गया सर, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया सर। पोटेंशियल डिफरेंस आ गया तो करंट वरेंट भी तो फ्लो कर सकता है अगर सर्किट क्लोज करोगे। हाँ यार ये तो ध्यान नहीं आया। अच्छा ओके, तो मैंने क्या करा, यहाँ पे बल्ब लगा दिया, क्या लगा दिया, बल्ब लगा दिया, ये बल्ब है, मान लो कि बल्ब है, ऐसे बना होता है बुक्स में, ये बल्ब है, बल्ब, बल्ब जलेगा सर, बिल्कुल जलेगा सर, बिल्कुल जलेगा, वही करंट आएगी। अच्छा किस तरफ से जलेगा, लेफ्ट से या राइट से, ये क्या बात है सर, क्वेश्चन ये पूछा कि करंट किधर जाएगा, बल्ब तो सर जैसे जलेगा वैसे जलेगा। अच्छा ओके, तो इसका मतलब करंट कैसे जाएगा, तो सर इसका इक्विवेलेंट बना के समझा दो। मैंने कहा बिल्कुल समझाएंगे, इसका इक्विवेलेंट मैंने बनाया, तो इसमें बन गई ये बैटरी इस तरीके से, जिसमें ए पॉइंट क्या है हाई पोटेंशियल पे, डी पॉइंट क्या है लो पोटेंशियल पे, और बाकी जो सर्किट है वो आपने बिल्कुल इस तरीके से बना लिया इन दिस फॉर्म, ये बल्ब है, और उस वजह से बल्ब ग्लो करेगा अगर सफिशिएंट पोटेंशियल आप डेवलप करेंगे। दोबारा बोल रहा हूँ, अगर आप सफिशिएंट पोटेंशियल डेवलप करेंगे, अब पता चले आपने ईएमएफ डेवलप करा आधा वोल्ट और उसको चाहिए 5 वोल्ट, तो थोड़ी ना जलेगा, थोड़ी सी हल्की सी चिंगारी से दिखाएगा, फिर नहीं जलेगा, आपको दिखेगा नहीं वो, है ना। पर उस कैटेगरी का या इस ईएमएफ का बल्ब हो जो आप जनरेट करेंगे तो डेफिनेटली बल्ब ग्लो करेगा। एंड वाई आर द आर्टिकल ऑफ द रोटेशन ऑफ अ कंडक्टर। So the EMF which is developed over here is equal to B omega into L square by 2. And let's imagine the resistance of the bulb is R. So the current is going to move across this like this and the bulb is going to glow. And the current across that will be equal to E upon R. Direction मैंने already explained कर दी है. So that will be equal to B omega L square by 2 divided by R. Now you can get another part. Another part of this. Another part of this is going to be like this. Understand please. Understand please. That this rod which is there, ये भी तो conducting rod है. If this is a conducting rod, so every conducting rod must have a resistance. Every conducting rod must have a resistance. तो इसकी भी तो internal resistance होगी क्योंकि इसके थ्रू भी तो करंट पास कर रहा है। यस सर, आपने बताइए, अब बताइए सर, अब बताइए क्या। सो इसमें भी रेजिस्टेंस आएगी तो सर इसकी भी रेजिस्टेंस लेनी पड़ेगी, तो उस रेजिस्टेंस को मैं बना देता हूं एंड देन दिस बिकम्स अ करेक्ट डायग्राम विद द रेजिस्टेंस ऑफ स्मॉल आर। ये उस रॉड की अपनी रेजिस्टेंस है, जब करंट पास करेगा तो उजागर हो जाएगी, अब तो करंट पास कर गया तो उजागर हो गई। सो अब ये स्मॉल आर और कैपिटल आर कैसे हो गए, सीरीज में हो गए, सो द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिकम्स एज, यार इफेक्टिव लिख दूं, that becomes as equal to small r plus of capital R will the expression for the current flowing across the bulb। ये बल्ब के क्रॉस जाएगा, फिर बल्ब पावर कंज्यूम करेगा, पावर हो जाएगी आई स्क्वायर इंटू आर, एज एक्सप्रेशन उसके क्रॉस कितनी पावर कंजम्पशन है वो निकल जाएगी आई स्क्वायर इंटू आर। प्रेटी क्लियर क्वेश्चन हो गया, बहुत आसान हो गया, और हमने पूरा का पूरा ऐसा कर लिया है कि यार ये तो ऐसा लग रहा है वापस से कि ये तो इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है। बिल्कुल है, बस ईएमएफ के ऊपर ध्यान रखना है। दैट्स हाउ यू नीड टू अप्रोच सच क्वेश्चंस, कि आपने बस ये ध्यान रखना है कि किस तरीके से ईएमएफ आ रही है, वो ध्यान से देखे। वो ईएमएफ के पीछे की बहुत सारी कहानियां होती हैं, है ना, वो सारी कहानियों पे ध्यान देके पहले ईएमएफ निकाल लीजिए, फिर इसको एक इलेक्ट्रिकल सर्किट की तरह सॉल्व करिए। अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, कोई भी क्वेश्चन माय डियर, कोई भी क्वेश्चन आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा। ये तरीके होते हैं, हम इंग्लिश लैंग्वेज में इसको एटाइमोलॉजी बोलते हैं। Etymology is a branch of the English language in which we break up the words and make it simpler। उनको काट काट के छोटे छोटे वर्ड्स को हम उसका ओरिजिन देखते हैं कि वो लैटिन से आया था, ग्रीक से आया था, उसका मतलब क्या था, फिर उस पूरे वर्ड को हम क्या करते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं, उसका मतलब निकाल लेते हैं। हालांकि वो हमने जीवन में पहली बार वर्ड सुना होता है, लेकिन तब भी हम उसके मतलब को क्रैक इन कर पाते हैं। दिस इज वे ऑफ डीलिंग। रेन एंड मार्टिन जो पढ़ते हैं उनको ये बात पता होती है। ओके चलो,
So I have another question based upon this particular idea. आपके बिल्कुल सामने है. Wire is in the form of a semicircle of radius small r. ये हमें given है. One end O, जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है, एक जो एंड है कौन सा वाला O, is attached to an axis which rotates it at an angular speed omega. तो ये किसी एक्सिस से लगा है जो कि नॉर्मल टू द प्लेन है, मतलब जो एक्सिस होगी वो O से परपेंडिकुलर टू द प्लेन है ना, मतलब अलोंग द z एक्सिस मान लो अगर ये xy प्लेन में है तो वो फिक्स एक्सिस है O पे, क्योंकि आपके ना वैसे JEE के कोर्स में और नीट के कोर्स में सिलेबस में रोटेशन में मेंशन होता है रोटेशन अबाउट अ फिक्स एक्सिस. हालांकि कुछ क्वेश्चन हम करते हैं वहां पे वो रोलिंग मोशन में करते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं वो किसके होते हैं, अबाउट अ फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो O पे जो एक्सिस है वो क्या है, फिक्स है. क्लियर है? वेरी गुड. ओके, सो फाइंड द इंड्यूस ईएमएफ बिटवीन अ पॉइंट O एंड P. ये निकालना है. बड़ा खतरनाक क्वेश्चन. इंटीग्रेट तो नहीं करना पड़ेगा. काय को इंटीग्रेट करना पड़ेगा जब कॉन्सेप्ट बना लिया. क्या कॉन्सेप्ट बना लिया, डिस्प्लेसमेंट लेंथ को चेक इन करिए ना. तो डिस्प्लेसमेंट लेंथ कितनी हो जाएगी, अरे सर 2r हो जाएगी O से P वाली. तो क्वेश्चन ही कन्वर्ट हो गया. क्वेश्चन तो डराने की कोशिश करेगा ना, पर जब हम क्वेश्चन के बेस को समझ लेते हैं तो फिर ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत आसान हो चुका है, बहुत इजी है कि ये पॉइंट O और ये पॉइंट P है और इफेक्टिव लेंथ इसकी L इफेक्टिव कितनी हो चुकी है, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ R हो चुकी है. अब हम O पॉइंट के अबाउट इसको क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं. ये क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द इंड्यूस ईएमएफ बिटवीन O एंड P. हम तो पोटेंशियल डिफरेंस बताएंगे जी, हम तो पोटेंशियल डिफरेंस बताएंगे. हम तो ये भी बताएंगे कि कौन सा पॉइंट जो है वो हाई पोटेंशियल पर है. एंड इफ आई चेक दिस, तो इसमें कोई भी जो पार्टिकल होगा उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी क्योंकि वो इस तरीके से सर्कल में होगा. बाकी मैं दोबारा इंटीग्रेट इससे नहीं करूंगा क्योंकि मैंने वो इंटीग्रेट ऊपर कर रखा है, सो मैं दोबारा तो नहीं करूंगा. और उस हिसाब से जो इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा दैट शुड बी इक्वल टू b ओमेगा इनटू L स्क्वायर बाय 2. सो दैट इज L इफेक्टिव स्क्वायर अपॉन 2. और जो L इफेक्टिव की वैल्यू है वो हमें 2r गिवन है इस क्वेश्चन में. So that is 2r square upon 2. So that should be b omega into 4r square by 2. So 2r square ये रिजल्ट आ जाएगा. और जहां तक बात आती है कौन सा हाई पोटेंशियल है, तो बहुत आसान है जी. Field lines in the direction of the fingers, thumb along the motion and the palm inwards is the high potential. तो देख के पता चला मुझे कि O पॉइंट जो है वो हाई पोटेंशियल पर है. So that's VO minus of VP is equal to b omega 2r square. That means the equivalence of this becomes like this, where this is at a high potential and this is at a low potential, and this is a value for the EMF over there. Pretty simple. और फिर आपको कुछ और बल्ब जलाना है, कुछ और करना है, तो O से लीड निकालो, P से लीड निकालो. वो आगे का क्वेश्चन बन सकता है एनी टाइम. यहाँ से लीड निकालो, बीच में कोई डिवाइस लगानी है लगा दो, जिसकी रेजिस्टेंस R होगी, फिर कितना करंट होगा, फिर से सेम तरीके का क्वेश्चन डेवलप होना शुरू हो जाएगा. सब बात समझ में आने लगी है और बहुत बढ़िया है सर ये. यस बेटा बिल्कुल बढ़िया है. तो थोड़ा छेड़ूं क्वेश्चन को, थोड़ा छेड़ते हैं क्वेश्चन को. सो क्वेश्चन को किस प्रकार छेड़ूं मैं. क्वेश्चन कहता है कि मेरे पास एक कंडक्टिंग रॉड PQ है. देखने भालने में क्वेश्चन बिल्कुल सेम है. कंडक्टिंग रॉड PQ है, उसको रोटेट करा मैग्नेटिक फील्ड में अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट O. ओके जी, तो मैं डायग्राम बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको. ये आपको रॉड गिवन है, दिस इज द एंड P एंड दिस इज द एंड Q. ओके, और ये पॉइंट O है और वो कह रहा है कि हमने O के अबाउट इसको रोटेट करा है. अच्छा, और ये वाला डिस्टेंस A है और ये वाला डिस्टेंस B है. तो ये दिस इज अ क्वेश्चन व्हिच पावर्स यू इन योर माइंड कि डेरिवेशन क्यों इंपॉर्टेंट होती है. रिपीट कर रहा हूँ, दिस पावर्स यू इन योर माइंड कि डेरिवेशन क्यों इंपॉर्टेंट होती है, ताकि जब क्वेश्चन में ट्विस्ट आता है तो आप उस क्वेश्चन को कंप्लीट फिर भी कर पाते हैं. हमने क्या करना है, यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट ले लेना है at a length of x, distance of x, और उसकी लेंथ कितनी है dx है. And then this particular element is going to rotate or circulate about this center O, जिसका रेडियस x के बराबर है. और क्योंकि ये इस तरीके से ओमेगा गिवन है क्वेश्चन में, सी इन द डायग्राम इट इज गिवन, तो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में क्रिएट हो जाएगी. दैट विल बी द वेलोसिटी. और उस v की जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, x ओमेगा होगी. और द वैल्यू फॉर द dE is once again as equal to b into dx into v, और v कितना है, x ओमेगा आ जाएगा. सो दैट्स इट. अब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, पर लिमिट्स लगाते समय ध्यान रखेंगे कि जो कंडक्टिंग रॉड है, जो आपकी कंडक्टिंग रॉड है
उसकी जो स्टार्टिंग है वो पॉइंट P पर है और फिनिश कहाँ पर है, Q पर है, तो उसकी जो लिमिट्स आ रही हैं वो कहाँ से आएंगी, P से लेके Q तक आएंगी, और P तक की लिमिट कितनी है, A के बराबर है, और Q की लिमिट कितनी है, B के बराबर है. सो द लिमिट इज नॉट फ्रॉम 0 to L, the limit is from A to B, and that's what makes the question different from the previous one. काहे का डिफरेंट, सिर्फ एक लिमिट ही तो बदली है, और क्या डिफरेंट है इसके अंदर, ये थोड़े ना आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है ना. सो द वैल्यू फॉर द E that becomes equal to B ओमेगा x dx इंटीग्रेशन. बहुत तकलीफ दे इंटीग्रेशन तो नहीं है, नहीं नहीं सर, हम तो बहुत खतरनाक खतरनाक कर चुके हैं. सो B ओमेगा इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2, और लिमिट्स क्या है सर, A से B है. सर कॉन्फिडेंस इंस्टॉल हो रहा है हमारे अंदर, ये कर पाएंगे हम सर. दैट्स इक्वल टू B ओमेगा इंटू B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाय 2. सर देखो आंसर भी मैच कर गया है. मैंने कहा बेटा आंसर तो मैच कर गया, मेरे को बताओ पक्का P वाला हाई पोटेंशियल है. ये तो चेक ही नहीं करा सर हमने, ये तो चेक करना चाहिए. तो मैंने चेक करा तो सर पता चला कि देखो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कहाँ है, वेयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड. सो मैग्नेटिक फील्ड देखो सर क्रॉस गिवन है. सो मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है, और ये V कहाँ जा रहा है, राइट को जा रहा है. कहाँ जा रहा है, V राइट को जा रहा है. तो फिर सर कौन सा पॉइंट हाई पोटेंशियल होगा, ये चेक करना पड़ेगा. तो आई थिंक Q पॉइंट जो है वो हाई पोटेंशियल आएगा, है ना. Q point should be at a high potential, क्योंकि V कहाँ पर है, towards the right है, field line inside है, thumb towards the right है. So the Q point is coming at a high potential. So the correct answer should have been VQ minus or VP, because the Q is coming at a high potential. But क्योंकि इसके अंदर वैसे कोई ऑप्शन नहीं है जिसके अंदर प्लस माइनस चेक इन हो, तो फिलहाल के लिए डी ऑप्शन सही आ जाती है. अदरवाइज हमने राइट हैंड रूल से चेक इन कर लिया है कि Q पॉइंट हमारा हाई पोटेंशियल पर डेवलप हो रहा है, राइट. क्योंकि जो पिछला वाला केस, अच्छा पिछले वाले केस में मैंने एक्चुअली क्लॉकवाइज था, मैंने एंटी क्लॉकवाइज से कर दिया था, उस वजह से वो हाई पोटेंशियल आ गया था. वो ध्यान दे लेना आपको कि इसमें जैसे ये क्लॉकवाइज गिवन था, तो इसका मतलब फिर वो VP माइनस VO हो जाएगा, है ना वहां पे. तो अगर इस डायग्राम के हिसाब से लिखूंगा तो फिर VP माइनस VO हो जाएगा. दैट शुड बी इक्वल टू B इंटू जो भी वैल्यू हमारी आई थी, ओमेगा इंटू 2R स्क्वायर आएगा. तो ये भी ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन उस पर फोकस नहीं करता है, कई बार फोकस इन करते हैं. जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसने फोकस इन नहीं करा क्योंकि ऑप्शन है ही नहीं कि एक प्लस और एक माइनस वाली ऑप्शन हो, पर कई क्वेश्चन में ऐसा होता है और उसका आंसर शायद बदल जाता है, राइट. So we'll continue tomorrow from here. We'll continue in the tomorrow's lecture exactly from where we have left them. So एक लास्ट क्वेश्चन करके मैं जा रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन है, उसको करके फिर आप बाय बाय हो जाइएगा. द वेरी लास्ट क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग. तो मुझे लगा मैं मोमेंटम में आपको बताते हुए ही चलता हूँ कि VPQ की वैल्यू 100 वोल्ट गिवन है. कितनी गिवन है, 100 वोल्ट गिवन है. VPQ 100 वोल्ट गिवन है. अब आप ना एक मेंटल पिक्चर खुद बना लो. अब एंटी क्लॉकवाइज है तो लेफ्ट साइड वाला पॉइंट हाई पोटेंशियल पर होगा. ये करते करते क्वेश्चन में अपने आप ही एक थोड़ी सी दिमाग में फिट हो जाता है ना. सो एंटी क्लॉकवाइज है, क्रॉस है, तो लेफ्ट साइड वाला हाई पोटेंशियल होगा. ऐसे मुझे लगा, नहीं मैंने रट्टा नहीं मरवाया आपको, मैंने नहीं बोला आपको याद करना है, प्लीज प्लीज डोंट डू दैट. ओके, तो VPQ की वैल्यू 100 वोल्ट है. VMQ की कितनी होगी, ये कितना निकालेंगे सर, 50 वोल्ट हो जाएगी सर पूरे में. देखो 100 है और M क्या है, मिड पॉइंट है सर, तो फिर MQ में 50 हो जाएगी. मैंने कहा नहीं होगी बेटा, अगर ऐसा होता तो मैं पूछता ही नहीं. मैंने कहा फिर कैसे सर, तो बेटा देखो लिमिट लगा के देख लो. सर लिमिट कौन लगाएगा सर, मैंने कहा लगानी पड़ेगी, लगानी पड़ेगी. कैसे लगानी पड़ेगी, अगर आप VPQ देख रहे हो तो वो आपने कैसे निकाली होगी, दैट वुड हैव बीन B इंटू DX, है ना, इंटू एक्स ओमेगा. यही करे ना तब से हम, पर आपने लिमिट कैसे लगाई होगी, 0 से L लगाई होगी, है ना, क्योंकि आपने P और Q के बीच में पूरे में निकालनी है. लेकिन अब क्या करना आपने, सर M और Q के बीच में निकालनी है, तो लिमिट क्या लगाई होगी, यहाँ पे L/2 और यहाँ पे L. पहले कैसे लगाई होगी, 0 से L. इसका मतलब VPQ तो आपने ऐसे निकाला, और VMQ कैसे निकाला, दैट वुड हैव बीन B इंटू DX सर इंटू एक्स ओमेगा, और सर इंटीग्रेट करा होगा कहाँ से सर, L/2 से सर L तक. सर क्या और कोई तरीका नहीं है, मैंने कहा बिल्कुल है. मैंने कहा बिल्कुल है. आप x1 से x2 लिख लो, L1 से L2 लिख लो, L1 से L2 लिख के कर लो. सो दैट इज सपोज टू बी B ओमेगा इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 और इनिशियल लिमिट टू फाइनल लिमिट. मतलब अगर आप L1 से L2 लिखना चाहते हो, सो दिस फॉर्मूला इज गोइंग टू वर्क अपॉन एज इक्वल टू B ओमेगा, मॉडिफाइड फॉर्मूला हो गया, एज L2 स्क्वायर माइनस ऑफ L1 स्क्वायर बाय 2. ये आपका मॉडिफाइड फॉर्मूला बन जाएगा. जैसे इस वाले केस में इसकी वैल्यू कितनी होगी, B ओमेगा इंटू L स्क्वायर माइनस ऑफ L स्क्वायर बाय 4. कहां से, दैट इज
अपर लिमिट L है, लोअर लिमिट कितनी है L/2, सो L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर बाय 4, बाहर भी 2 है, उसको मत भूलिएगा। सो दैट बिकम्स 4 - 1 3, सो 3/4 और बाहर 2 है, सो 3/4 इंटू बी ओमेगा L स्क्वायर बाय 2, ये वैल्यू आ जाएगी। और ये जो VPQ वाली वैल्यू है वो तो हमने पहले निकाली, वही है बी ओमेगा L स्क्वायर बाय 2। मैं पूरा तरीके से करके दिखा रहा हूँ, झटके से भी कर सकता था। अब बी ओमेगा L स्क्वायर बाय 2, इसकी वैल्यू कितनी क्वेश्चन में गिवन है, 100 वोल्ट गिवन है, VPQ के बीच में क्वेश्चन में गिवन है, और आपको VMQ पूछा हुआ है, तो VMQ की वैल्यू कितनी होगी, दैट बिकम 3/4 इंटू बी ओमेगा L स्क्वायर बाय 2, दैट इज इनटू 100, सो हाउ मच, 75 वोल्ट आपका आंसर आ जाता है। दैट्स द वैल्यू फॉर द पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। तो जितनी ज्यादा रॉड थोड़ी सी दूर रहेगी तो सर्कल का रेडियस बढ़ेगा, तो इसका मतलब फिर क्या होगा, V बढ़ेगी, V इक्वल टू एक्स ओमेगा होती है, तो मोशनल EMF ज्यादा दिखेगा, है ना। सो टुवर्ड्स द फार एंड्स जो वैल्यूज आएंगी वो थोड़ी ज्यादा आएंगी, थोड़ा ध्यान रखिएगा इस तरीके से। इसका मतलब जो इसकी इक्विवेलेंसी है, अगर ये पूरा हम देखते हैं किसके बीच में, P और Q के बीच में, तो ये 100 वोल्ट की होती, और अगर हम M और Q के बीच में देख रहे हैं तो ये जो वैल्यू है वो आपको हाई पोटेंशियल तो मैंने शो कर ही दिया, ये 75 वोल्ट आएगा। सो नेचुरल से बात है कि अगर आप P से M वाली देखेंगे तो वो 25 वोल्ट आएगा, दैट has to P से M जो देखेंगे that will be 25 volt, and that's what the goodness of this particular article has been and will remain. Okay, so with this I'm going to wind up the today's lecture, and we will meet tomorrow once again at the same time and proceed with the lecture, right? Okay ji, bye everyone.